स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं विनय दुबे जी। स्वागत है सर वापस से आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आज आप हमारे साथ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। सर, इस बार मुद्दा थोड़ा अलग किस्म का है। अर्णव गोस्वामी और मीडिया, इस बारे में आप बहुत इस बारे में आप जनता को जागरूक करने का ट्राई करते रहते हैं। अर्णव जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हैं, आप क्या राय रखते हैं सर इस बारे में? देखिए, उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। वो जिस तरह से दिल्ली के फेंके हुए टुकड़ों पे भौंकता है, तो उससे अपेक्षा क्या की जा सकती है? अर्णव के पिछवाड़े इतना दम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रेते करके बात कर सके। महाराष्ट्र हमेशा से सम्मान देती आई है। जो भी बाहर से लोग आए हैं उनको यहाँ पे मौका दिया है, उनको सम्मान दिया है। लेकिन ऐसे जो भोसड़ी वाले हैं कुछ अर्णव गोस्वामी जैसे, वो इस सम्मान को गलत तरीके से ले लेते हैं। उनको लगता है कि अगर हमको सम्मान मिल रहा है तो ये हमारा कब्जा है, हमारा दहशत है। वो भूल जाते हैं ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे ना झाड़ू डाल के ना पीछे मोर बना देते हैं। तो अभी उसका समय चालू हो गया है। मतलब जिस तरह से अभी उसके स्टाफों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को हाथ बांध के रखा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बाकायदा मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया था कि हमें बस 1-2-4 दिन का टाइम दे दो। ये ना मोर बन के नाचेगा अर्णव गोस्वामी इधर ही मुंबई के रास्तों पे। लेकिन क्या होता, उनका यही कहना था कि विनय, हमारे जो सभ्यता है, ये बाहर से आके हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम अगर कुछ गलत करेंगे तो एक अपमान हो जाएगा हमारे राज्य का। तो कानूनी प्रक्रिया से जाने दीजिए। तो अब कानूनी प्रक्रिया में उनका स्वागत हो रहा है, तो चल रहा है। लेकिन अगर यही हमको थोड़ा सा, अभी मेरा छोड़ दीजिए, शिवसेना ऐसी पार्टी है कि एक उद्धव जी को रेते करने पर आदमी को टकला कर देती है या फिर उसका हालत खराब कर देती है। अब सोचो, शिवसैनिक जो है वो कितने मजबूरी में, या बोलते हैं ना, किस संयम के साथ ये सब सह रहे हैं। महाराष्ट्र ये सब कभी सहता नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का एक आदेश है या उनके परिवार का एक आदेश है कि कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि एक गलत मैसेज जाएगा कि देखो महाराष्ट्र में कुत्ते को मार दिया या कुत्ते को कुत्ता बना दिया। तो इस तरह का एक गलत संदेश जाएगा और महाराष्ट्र की छवि को बट्टा लगेगा। तो ये जो भौंक रहा है ना, इसके बराबर पिछवाड़े पेट्रोल डाला है हम लोगों ने। और महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस खास तौर पे ये सब चीजों के लिए बहुत ही मशहूर है। मतलब अच्छे से बड़े गैंगस्टर को ये लोग ने कुत्ता बना दिया, कितने लोगों को भारत छोड़ने में मजबूर कर दिया। ये तो एक बोलते हैं ना, बाल है हमारा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो इसका टाइम शुरू हुआ है। अभी तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। जी सर, जैसा कि आप आप कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति है कि बाहर से आए हुए लोगों को सताया नहीं जाता, लेकिन अगर उस सम्मान का अगर हकदार नहीं है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाता। सर बोला ना मैंने कि पिछवाड़े झाड़ू डाल के ना मोर बनाते टपाटप एकदम। महाराष्ट्र ऐसा ही है। यहाँ पे आप सम्मान देंगे, सम्मान आपको डबल देंगे। इधर थोड़ा सा आप अकड़ दिखाओगे ना, कुत्ता बना के छोड़ते हम लोग। जी सर, जिस तरह से अर्णव जिसको चाहे उसका नाम लेके एक तरह से कहे तो नाम बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं जो कहूँ वो सही, बाकी सब कुछ गलत। नो कायदा, ना कानून, ना कोई सबूत, ना कोई प्रमाण। मैंने नाम ले लिया, मैं ही जज, मैं ही वकील, मैं ही पुलिस, मैं ही सरकार, सब कुछ मैं। एक क्या उसने मैंने बोला ना सर, ये सब दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। ये अर्णव की इतनी औकात नहीं है कि अपने पत्नी के सामने जाके मैं करके दिखा सके। तो ये भोसड़ी वाला हमारे और मुंबई और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो रिमोट कंट्रोल है, जिस तरह से उधर चैनल चेंज किया जाता है, आवाज चेंज होती है। ये कभी मुंबई पुलिस पे आ जाएगा, कभी महाराष्ट्र सरकार पे आ जाएगा। इधर पालघर में साधुओं की हत्या इसको दिखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज कम से कम हर 10 दिन पे 2-4 साधुओं को मर्डर कर दिया जाता है, वो नहीं दिखता है। उसको मुंबई पुलिस दिखती है, लेकिन वहां पे हाथरस में बच्ची को जला दिया गया बलात्कार के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चू तक नहीं निकलेगी, क्योंकि बाप पैसा नहीं देगा ना इसको। ये अगर अपने बाप के खिलाफ भौंकना चालू करेगा तो इसका पेट पलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाप के टुकड़े पे पल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हैं, इनके नाजायज बाप, तो कहीं ना कहीं वो अपने बाप का ही सुनेगा। लेकिन वो भूल जाता है वो गलत जगह बैठा है। ये महाराष्ट्र है, मुंबई है।
यहाँ उनके बाप की नहीं चली, अमित शाह इनका चाणक्य की नहीं चली, तड़ीपार की। ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, गलत शब्द आ रहा है, वहां का बाल है ये। कुछ होएगा नहीं इससे, ये सिर्फ भौंकेगा और शांत हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको तोड़ना चालू करेंगे ना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, तब ये चिल्लाएगा और बाप भी नहीं आएगा बचाने के लिए। ये हर किसी को, मैंने कई बार देखा है अर्नव को, हर किसी को बोलता था जाओ केस कर लो, जाओ कोर्ट चले जाओ। आज जब उसके हाँ, ये एक समझ के बाहर बात जा रही है कि जब केस कर लो बोलता था तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था। कर दिया ना। आप सोचिए, कंगना रनावत बोलती थी जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लिया ना, घर तोड़ दिया, काय को चिल्ला रही है। वैसे ये अभी आया नया नया, हम पे एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दिया ना 1000 लोगों पे, खुद ही मांग के ले रहा था ना, हमने दिया, अब क्यों चिल्ला रहा है? शेर के बोलता ना, शेर है मैं, हम फेस करेंगे, हम देखेंगे। तो भाई देख ना, देखो ना किसने रोका है, अब क्यों चिल्ला रहा है? फिर रात को आके के पूछता है भारत, अरे इसके चेहरे पे मुतता है भारत। ये होना चाहिए स्लोगन। सर बड़े कड़े शब्दों में आप आलोचना कर रहे हैं सर, बहुत संयम से बात कर रहा हूँ, आपकी ऑडियंस थोड़ी अलग है। मेरे लाइव पे होता तो इसकी तो मैं खोद के रख दिया होता। जी 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 सर। इन दिनों में बिहार चुनाव के चलते कुछ मीडिया एक एक घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं सर, सत्ताधारी नेताओं के साथ। विपक्ष को ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है सर, विपक्ष को ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है। और जो ग्राउंड रियलिटी जो हम देख पा रहे हैं, मतलब हम जिस जगह पे हमने विजिट किया है बिहार में, हमारे रिपोर्टर्स ने जिस जगह पे विजिट किया है, हमने एक चीज देखा है कि एक हमारा आकलन ऐसा दिख रहा है कि वहां पे बोलते हैं ना, पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है नीतीश कुमार जी का। और ये ग्राउंड रियलिटी से हटके समझ में नहीं आ रहा है, एक तरह के सर्वे आ रहे हैं कि एनडीए एकदम आगे, बहुमत के पार। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक स्टक हो गया मैं एक तरह से कि क्या मतलब, ये तो हम लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट में हम विश्वास नहीं करें, या फिर ये क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा समझने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेरा एक अनुमान ये लग रहा था मुझे कि कहीं वोटर तो कहीं इससे इफेक्ट नहीं कर जाएगा कि यार सर्वे कुछ दिखा रहे तो मैं सर्वे के साथ जा। बिहार की जनता के ऊपर अभी दो दिक्कतें आई हैं प्राकृतिक। एक तो यहाँ पे कोरोना की वजह से हजारों लाखों संख्या में पैदल ये लोग बिहार तक गए हैं, मुंबई से, दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से। दूसरा वहां पे बाढ़ की स्थिति थी, अभी 1-2 महीना पहले की बात है। तो ये अभी लेटेस्ट एकदम तकलीफें बिहारियों को मिली है। तो बिहारी उसको लेके, जो बिहारी लोग हैं, जनता है, वो इसको लेके बहुत चिपके हुए हैं। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही, कैसा बीजेपी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है, उनको नेताओं को गालियां दी जा रही है। बाकी तो छोड़ दो, योगी आदित्यनाथ को तो माँ बहन की गालियां दी गई, वो भी खुले मंच से, हेलीकॉप्टर से उतरते ही। तो इस तरह का वातावरण ग्राउंड लेवल पे है। रही बात मीडिया में जो दिखाना है, वो क्या करेंगे? उनको पैसा कमाना है, नहीं करेंगे तो कौन पैसा देगा उनको? और सत्ता पक्ष हमेशा से पैसा कमाता है, वो बाद में जब 5 साल बाद जब आता है जनता के बीच में, वही पैसा जनता का लुटाता है। 1000-2000 में वोट खरीदेगा और जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार बिहार का जो जमीनी स्तर है एकदम क्लियर है। चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो ना हो, चाहे बंदे के हाथ में स्मार्टफोन हो, चाहे नॉर्मल फोन हो, वो जानता है कि ये जो मेरी आज तकलीफें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वजह से है। तो वहां पे एकदम स्पष्ट जनमत है। इस समय हम लोग भी अभी बार बार मैं बिहार जाता हूँ, वहां के लोगों से मिलता हूँ, तो बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ वहां पे बन रही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे पप्पू यादव है और बाकी जो छोटे दल हैं वहां पे जिनका अलायंस हुआ है, चाहे एएमआईएम हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, कुछ सीटों इनके पास भी जाने वाली है। लेकिन जो सबसे कुत्ता हालत होने वाली है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की और वहां के जो जेडीयू के जो अलायंस में जो लड़ रहे हैं ना, उनका होने वाला है। क्योंकि ये लोग की ना तबियत से पब्लिक ये वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। उम्मीदवार सोचो, आज लगभग आधा चुनाव वहां पे कैंपेन खत्म होने आया, अभी 2 दिन के बाद वोटिंग चालू हो जाएगी। आधे चुनाव तक बीजेपी का कोई भी विधायक का उम्मीदवार जनता तक नहीं गया दरवाजे तक वोट बांटने लेने के लिए, मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता है जाएंगे तो कुत्ते जैसा मारेगी ये पब्लिक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और जो मीडिया का काम है वो हमेशा से भ्रामक तरीके से ही चीजें दिखाती है। कहीं भीड़ जमा हो जाती है तो उनको मस्जिद दिखने लगता है, भले मस्जिद 2 किलोमीटर दूर रहेगी, लेकिन वो दिखा देंगे कि हाँ मस्जिद से भीड़ निकली है। तो इन भोसड़ी वालों का तो कुछ हो नहीं सकता है।
इनको यही करना है कि भाई जो मालिक हड्डी फेंकेगा उतना ही भोंकना है। आप कोई भी गोदी मीडिया उठा के देख लो, उनका यही हालत है। लेकिन बिहार का जो रियलिटी है वो यही है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है, और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, और कांग्रेस और उसके जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी हो, चाहे बाकी जो छोटे दल हैं, उनके साथ में ये अच्छा क्या कम बैक करेंगे, लेकिन इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जी, जैसा कि हमने ग्राउंड पे देखा है, एक परिवार में कोई मजदूर है, कोई युवा वर्ग बहुत दिख रहा है इस बार बिहार चुनाव में। गांव में पहले अक्सर नहीं दिखता था, बाहर रहता था। तो एक तरह का मैंने लॉकडाउन की वजह से सब घर वापिस आए हैं ना सर, और उनको पता है रोजगार अब हमको चाहिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है वहां के युवाओं में, जो लोग हमेशा से दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, वोटिंग किया और ट्रेन पकड़ के बिहार, उत्तर प्रदेश, अपना मुंबई, गुजरात और दिल्ली निकल जाते थे। अब वहां का युवा बोलता है नहीं, हमको उधर जाके मार नहीं खाना है। महाराष्ट्र में मराठी लोग मारते हैं, गुजरात में गुजराती मारते हैं, दिल्ली में दिल्ली वाले मारते, तो अब हमको मार नहीं खाना है, हमको बिहार में आपको रोजगार देना है। अब देखो ना, हर पार्टी रोजगार की बात कर रही है। क्यों कर रही है? इससे पहले तो करते नहीं थे। इससे पहले तो बात होती थी दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव, मुस्लिम, हिंदू। अब ये रोजगार पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा जो है ना आजकल ये रोजगार की बात कर रहा है। तो आपको बहुत सारी चीजें, अभी तो 10 दिन और 15 दिन बचा है सर, बहुत मजा आएगा इलेक्शन में। जी, तो आपको लग रहा है सर इस बार जो चुनाव है ये सारी जातीय गणित तोड़ के निकल के बाहर आएगा इसका परिणाम? नहीं, जातीय गणित तो नहीं टूट रहा है, ये कंफर्म है, क्योंकि बिहार के जो जमीनी स्तर है ना, वो जातियों में इतना जकड़ा हुआ है ना कि वो टूटना थोड़ा सा भी समय जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर है, मतलब एक रोजगार और काम की बातों का, बाढ़ का, पलायन का, ये सब मुद्दा है लोगों के दिल के अंदर। तो ये भी एक असर डालेगा, बट वो कितना डालेगा वो तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन अगर अभी भी, आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर अभी भी बिहार के लोग, खास तौर पे युवा, अगर ये नहीं समझते हैं, 500-1000 रुपए में बिक जाते हैं, तो आइए ना महाराष्ट्र, आइए ना गुजरात, इधर डंडा लेके बैठे हैं हम लोग आराम से, और पिछली बार से ज्यादा स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आप लोग शायद समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम हैं बैठे इधर। गुजराती लोग एकदम फुल तेल लगा के बैठे हुए कि आओ तो सही बिहारियों। तो अगर आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे हो, आपको मार ही खाना है, आपको दूसरे राज्य में जाके गाली ही खाना है, 500 में बिकना ही है, तो फिर आइए ना तबीयत से। आपके पास मौका है, बिहार के युवाओं के पास मौका है। अगर इसको वो सोना में नहीं बदलते तो फिर है बैठे बाहर लोग बैठे देने के लिए प्रसाद। एक चीज मैं अपना मतलब एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे बिहार का। बिहार में एक युवा है, उसकी माँ है, माँ को लगता है नहीं यार, मुझे मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया, 500 रुपया मेरे अकाउंट में दिया, मेरा वोट जाएगा उधर साइड में। और जो युवा है वो एक तरह से झिल्ला के उसका विरोध करता है अपने परिवार का कि 500 रुपए में कितने दिन तूने सर्वाइव किया, कितना रुपया दिया तेरे को, 500 रुपया, गैस कितने बार तूने रिफिल किया। तो इस तरह का इस बार देखने को मिल रहा है पिक्चर कि जो गए हैं लोग यहाँ से। जी जी, उस माँ को बोलना चाहूंगा कि माता जी ऐसा है ना, ये 500 रुपए और रसोई ना आपके बेटे की जिंदगी से ज्यादा है। वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल के पलायन करके गुजरात जाता है, जहाँ पे मार खाता है, वहां पे पता नहीं होता ये वापस बिहार लौटेगा भी नहीं लौटेगा। और बिहार में भाजपा ही है, मतलब भाजपा की सरकार रही है लास्ट 15-20 सालों से। सोचिए, एक ही सरकार, एक ही नेता 2 तरह का बर्ताव करता है। एक तो बिहार में आपको 500 रुपए की भीख देगा, बोलेगा कि आप घर चलाओ, अच्छी बात है, और वहीं आपके लड़कों को कुत्ते की तरह मारते हैं गुजरात में। यही भाजपा, यही नेता। अब आपको तय करना है कि आपको 500 रुपया अच्छा है कि आपके लड़के के पिछवाड़े पड़ने वाली लाठी अच्छी है, क्योंकि कुत्ते की तरह मारा जाएगा, आगे भी मारा जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि दूसरे के घर में जाके आप काम करोगे या फिर उसका हक छीनोगे, कोई नहीं सहता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपको अपने राज्य को विकसित करना है। और इसी बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नंबर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी ये सोचना चाहिए कि कब तक दूसरे में राज्यों में जाके भीख मांगोगे। अपने राज्यों को, इतना नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को सवाल पूछो ना। हम लोग कैसे पूछते हैं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में कॉलर पकड़ लेते हैं विधायक सांसद का अगर काम नहीं होता है। इतनी तो इनकी युवाओं की औकात नहीं है क्या अपने विधायक और सांसद से सवाल पूछे? और अगर नहीं है औकात तो फिर आओ ना, फिर बैठे हम लोग धोने के लिए, प्रसाद देने के लिए। जी, आपका कहने का मतलब है कि अगर आप अपने विधायक से सवाल नहीं पूछते हो और आपको तो कोई अधिकार नहीं है आपको सम्मान से जीने का। सवाल ही नहीं सर, आप जिंदा ही नहीं हो।
आप अपने लिए, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं हमारे लिए आवाज उठाओ, कम से कम अपने रोजगार के लिए, अपने माँ बाप के रोजगार के, मतलब अपने घर में पैसा कमाने के लिए अगर आप बोल नहीं पाते हो तो दूसरे राज्यों में बैठ के गुलामी ही करोगे ना, वहां पे आपको कुत्ता बना के रखेंगे। सिंपल सी बात है सर। जी जी जी। मैं यहाँ पे, मेरी चौथी पीढ़ी है महाराष्ट्र के अंदर। आप समझो मेरे दादाजी यहाँ पे आए, मेरे पिताजी का जन्म इधर, मेरा यहाँ पे जन्म, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ पे। हम लोग कहाँ पे जाएंगे जब ये बाहर के राज्य के आके यहाँ पे कब्जा करेंगे? मतलब एक तरह से अपने राज्य में करो ना, यही विकसित, जितना मेहनत आप यहाँ पे करते हो अपने राज्य में करो ना। कहाँ पे जाएंगे? हमारी पीढ़ी के लिए तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं है ना, हम लोग तो यहीं के हैं। जी सर, भी जिस तरह सिंपल सी बात है ना, मेरे बच्चों का आप हक छीनोगे तो मैं कैसा चुप बैठेगा? अब जिस तरह से हमारा आकलन दिख रहा है कि सुपड़ा साफ नजर आ रहा है जो ग्राउंड रियलिटी में, और जिस तरह से बाकी सारे मीडिया का जो, जिस तरह से बोला जाए गोदी मीडिया का आकलन दिख रहा है एनडीए बहुमत में, तो ये लगा लो सर, एक तरह की कोशिश लग रही है कि सर ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी जीडीपी प्लस में जा रही है, -24 को ये प्लस दिखाई देता है, वैसे ही इनको बहुमत दिखाई दे रहा है। तो आप समझ जाओ क्या होने वाला है। तो हमारा डर ये है कि कहीं ना कहीं इस तरह के फेक सर्वे से, कहीं गलत सर्वे से कहीं मतदाता भ्रमित नहीं हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मतदाता आज का युवा एकदम चालाक है सर, आज का वोटर सब देखता है। हमको लगता है कि उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। 2014 नहीं है, ये 2020 है। यहाँ पे ना अगर मुंबई की कोई घटना होती है तो बिहार के छोटे से गांव में जाके वहां पे जानकारी मिल जाती है। तो जो वास्तविकता है, और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया की जो ताकत है, जो वास्तविकता हम लोग, आप जैसे चैनल और बाकी जो एक्टिविस्ट दिखाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं कि ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कि देखो। तो इस तरह की जब चीजें हो रही हैं तो लोग देखते हैं। आजकल हर कोई बंदा यूट्यूब देखता है, सोशल मीडिया पे है। एक घर में अगर एक नहीं है तो गांव में 10 लोग हैं जिससे जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जागरूक है और उनको अपना आसपास दिखता है कि हमारा भला कौन कर रहा है, नुकसान कौन कर रहा है, वो समझते हैं चीजों को। और इसके ऊपर अगर वोटिंग होती है तो मैं आपको दावे के साथ लिख के रखता हूँ, 10 नवंबर तो बहुत दूर की बात है, आज रिजल्ट की घोषणा कर दो आप सर। आरजेडी और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना रही है और एनडीए का तो सुपड़ा साफ पक्का होने वाला है। जी सर, इलेक्शन के बाद भी हम मिलेंगे सर एक बार। हमारा आकलन है कि एनडीए 70 का आंकड़ा नहीं छोड़ेगी सर, 70 का आंकड़ा छूने नहीं जा रही है, 70 के पार नहीं जाएगी ये एनडीए। जो आज दिखाया जा रहा है 130। अगर नहीं आता है बहुमत किसी को तो खिचड़ी सरकार बनेगी, पक्का है। अच्छा नहीं, मेरे मतलब खिचड़ी बन सकती है। मेरे कहने का मतलब जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है नीतीश जी को और मोदी जी की पार्टी को, बीजेपी और जेडीयू को, 130 140, हमारे हिसाब से वो आंकड़ा 70 भी क्रॉस नहीं करेगा सर। और इलेक्शन के बाद हम एक बार मिलेंगे और इस विषय पे जरूर चर्चा करेंगे कि हमारा आकलन कितना सही था। हम बहुत छोटे लेवल पे, हमारा कोई प्रोसेस नहीं है सर्वे का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जाके हम एक आंकड़ा दे रहे हैं आपको आज। नहीं, जरूरी है, ये वास्तविकता है। जो आपका रिजल्ट आया है ना सर, वो कहीं ना कहीं 98% मैच करता है मेरे अनुभव के साथ। और मेरे जैसे तमाम जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको चीज एहसास हो रहा है कि वहां पे माहौल किसका है। आप नीतीश कुमार जी को गुस्से में बोलना पड़ रहा है कि मुझे वोट नहीं देना है तो मत दो, आप चले जाओ मेरी सभा से। सोचो उनकी सभाओं में लोग गालियां दे रहे हैं। मोदी जी की सभा में आज के डेट में इतनी भीड़ हो रही है, पैसा दे के भी इतनी भीड़ हो रही है जितना जेसीबी की खुदाई में हम लोग पब्लिक लोग देखते हैं। उनकी औकात उनको पता चल रही है। बिहार में तो मजा आ रहा है, मतलब ये पहली बार ऐसा चुनाव है जो थोड़ा सा संयमित भी है, छोटे लेवल पे है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है देख के सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा सर। इसमें मतलब राजनीतिक तौर पे नहीं, एक वक्त था मुंबई के अंदर जब मजदूर जमा होने लग गए थे, जिनको रोजी रोटी का सवाल था और मतलब उनका जीना दूभर हो गया था मुंबई के अंदर एक छोटे से कमरे में, और वो लोग निकल के रास्ते पे आ गए थे। तो अर्नव जैसे पत्रकार, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार जो अपने आप को मतलब एक किस्म का एक दिखा रहे थे, ये सारे देशद्रोही है। एक मतलब उसने, अर्नव ने तो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक्टर्स है, बॉलीवुड के एक्टर्स है, और वो क्राउड को दिखा के बता रहा था ये देशद्रोही है। लेकिन आज अगर मैं देखूं, आज अगर मैं देखूं बिहार में कोरोना टाइम ही है सर, कोरोना गया नहीं है, कोरोना वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है। अब ये पत्रकार उस भीड़ में जाके खड़े हैं और
अब वो देशद्रोही नहीं है जो वो भीड़ में शामिल हैं। आप किस तरह से देखते हो सर? आप किस तरह से देखते हैं? कोई जात धर्म थोड़ी है। अभी पिछला दिल्ली चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल बहुमत से आया था, तो यही सुधीर चौधरी तिहाड़ी ये भोसड़ी वाला दिल्ली की जनता को गालियां दे रहा था कि मुफ्त में बिक गए जनता। इनका क्या दीन धर्म है सर? ये इनका बाप जो बोलेगा वही करेंगे। इनके बाप के पिछवाड़े किसी ने लात मारी तो इनको बुरा लगता है। कल को जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन किया और मजदूरों को रास्ते पे उतरना पड़ा, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भूखे हैं, इनको राशन की जरूरत है, इनको निवाले की जरूरत है, इनको अपने परिवार के पास जाने की जरूरत है। उनको देशद्रोही लग रहे थे। और एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से बांद्रा का मजदूर आंदोलन हुआ था जिसमें अर्णव गोस्वामी ने उसमें सांप्रदायिकता जो था कि मस्जिदों से निकाले जा रहे हैं, आतंकवादी हैं या देशद्रोही लोग हैं, उसके ऊपर एक और FIR हुई है इसको लेके। वर्ली पुलिस स्टेशन में ACP ने इसको किया है, चैप्टर केस हुआ है इसके ऊपर और ये रिसेंटली हुआ है और वो तारीख पे आ नहीं रहा है। सबसे बड़ा चीज, इतना बड़ा देशभक्त आदमी अर्णव गोस्वामी, उसकी फट रही है कि पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा। उसको पता आएगा तो चमड़े के बेल्ट से उसका पिछवाड़ा लाल होने वाला है और किस मुंह से दिखाएगा वो दुनिया को कि आज मेरी मारी पुलिस ने। तो ये हालत है उसके। और अभी चुनाव होने दीजिए, उसके बाद तो फिर गोदी मीडिया का ही नंबर है ना। इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनका पड़ोसी गाली देगा कि साला तुम जैसे ना बेवकूफ लोगों की वजह से हमारा टाइम बर्बाद होता है। फालतू में आके TV चैनल देखते बच्चे एंटरटेन में होते हैं। भैया अंकल कूद रहे, अच्छा लग रहा है, शायद बवासीर का इलाज कराना चाहिए उसको, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है सर। अभी और एक कमेंट लेना चाहूंगा सर। बात में एक बात लिखी तो मुझे याद आई कि जिस वक्त परमवीर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उस टाइम पे अर्णव टीवी पे आके बोल रहा था कि ये कार्रवाई मुझ पे इसलिए हो रही है क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ और सनातनी हूँ। परमवीर सिंह तो मुसलमान है ना, वो यही एक राष्ट्रवादी है। वो इतना मेहनत से IPS बना है। मैं परमवीर सिंह जी को बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ क्योंकि मेरे संघर्ष के समय में वो थाने के कमिश्नर हुआ करते थे। उस समय जब वो थाने के कमिश्नर थे तो हम लोग, मेरा शुरुआती दौर था, बहुत बार क्लैश हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ने कभी भी कानून से हट के कुछ नहीं किया। उसने कमिश्नर साहब जब भी थे वो थाने के, तो उन्होंने बाकायदा एक कंप्लेन के ऊपर अपने सीनियर PI का ट्रांसफर कर दिया था। तो वो व्यक्ति अगर ये जैसे भड़वे अगर बोलेंगे कि वो बदला लेने की राजनीति, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि मेरा डायरेक्ट अनुभव है परमवीर सिंह जी के साथ में। बहुत बेहतरीन अधिकारी हैं और कानून के हिसाब से काम करता है। ये फंस गया है, फंस गया है अभी उसके चक्कर। आपकी ये राय से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। परमवीर सिंह जी एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अर्णव का ये कहना कि कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ और सनातनी हूँ, क्या ये बेस हो सकता है कार्रवाई का कभी? है ये बेस हो सकता है कार्रवाई का कभी? सर अभी कितना भी ये सनातनी बन जाए, कितना भी ये हिंदू बन जाए, कितना भी ये राष्ट्रवादी बन जाए, राष्ट्रभक्त बन जाए, कुछ भी बन जाए, एक चीज आप समझिए, थोड़ा सा अमित शाह जी बोलते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ऐसा है ना कि अंधभक्तों की कमी हुई है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर। नहीं तो इन जैसे बड़ों को ना TRP खरीदनी नहीं पड़ती थी। 500 रुपया महीने का देके TRP खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास अंधभक्तों की कमी है। और अभी जितने अभी बने हुए हैं ना अंधभक्त, ये भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं क्योंकि घर पे ना इनका बाप भूखा मर रहा है, इनकी माँ के दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, खुद की नौकरी गई है, मोबाइल का रिचार्ज तक नहीं हो रहा है इन बड़ों से। तो अब क्या हो रहा है, इनकी अंधभक्ति से ना ये बाहर आ रहे हैं। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इनकी TRP इनको नहीं मिल रही है, जो 400-500 रुपया दे दे के ये लोग खरीद रहे हैं। तो ये एक सनातनी भी बन जाए ना, अब इसके पिछवाड़े लात पड़ने का टाइम आ रहा है। क्योंकि जो भीड़ थी ना, एक भीड़ थी जो सनातनी के ऊपर आ जाती थी, एक हिंदू और राष्ट्रवादी के ऊपर आ जाती थी, वो अब है नहीं। धीरे धीरे वो लहर खत्म हो चुकी है। तो ये बार बार उनको उकसाने की कोशिश करता है। अभी भी कुछ चूतिए हैं मार्केट में बैठे जो इस तरह की चीजों पे विश्वास करते हैं। आई सपोर्ट अर्णव गोस्वामी वही लोग करते हैं जो पड़ोसी को भी एक चॉकलेट लेने पे पप्पा बना लेते हैं। तो उनका कुछ हो नहीं सकता, उनको मैं भी चॉकलेट देके उनका भी बाप बन सकता हूँ। तो मैं भी स्वागत करूंगा ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है समाज में। या मनोरंजन नहीं होता, ये रहते हैं तो मनोरंजन का थोड़ा सा साधन बनता है। तो कहीं ना कहीं एंजॉय करिए सर। और आपके वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मनोरंजन लिया करिए इनसे, लेकिन सीरियस होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इनके माँ बाप ही इनको पैदा करके सीरियस नहीं है। अर्णव गोस्वामी की पत्नी सोचती होगी कि किस चूतिए के साथ शादी कर ली मैंने। तो ऐसे लोग केवल एंटरटेनमेंट होते हैं और उनका मजा लिया करिए, ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। जी सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी का चैनल एक एंटरटेनमेंट चैनल है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जी सर। आज सर काफी बातचीत हुई आपके साथ, काफी अच्छा लगा। आपने बड़े मुखर तरीके से अपनी आवाज रखी है यहाँ पे, बड़े अपने विनय दुबे स्टाइल में आज इंटरव्यू हो गया है हमारा आपके साथ में। नहीं तो सर, पूरा तो नहीं हुआ, 30% हुआ जी जी जी। आज हमारे मंच पे आपने हमारे साथ मंच साझा किया और उसके विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।